क्वेश्चन नंबर 26, इस क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था किसी घटना की प्रायिकता कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 0 से लेकर के 1 तक, न 0 से कम हो सकती है न 1 से अधिक हो सकती। तो हम लोग देखेंगे इसमें से कौन 0 से 1 के बीच में है वो प्रायिकता हो सकती है, जो 0 से 1 के बीच में नहीं है वो नहीं होगी। आइए देखते हैं। पहला क्या है, 25%। 25% मतलब 25/100, काटेंगे तो कितना आएगा 1/4। ये कितना है 2/6 है, 1/3 है। ये भी हमारा 0 से 1 के बीच में है, 3/4 है। ये 0.7 समथिंग आएगा, 75 ना। 4 से यदि हम भाग दे 3 में तो 4 सत्ते 28, यहाँ दशमलव देंगे, फिर 7, 28 आएगा, 2 0 4 5 20, 0.75 आएगा। ये भी 0 और 1 के बीच में है कि नहीं। 3/2, 3/2 यहाँ पर है, तो 2 से यदि हम भाग दे 3 में तो ये कितना आएगा, 2 एकम 2, 1 दशमलव देंगे, 0 2 पंचे 10, तो ये 1.5 के बराबर है। किसके बराबर है, 1.5 के बराबर। तो चूँकि किसी घटना की प्रायिकता 0 से 1 तक ही हो सकती है, इसलिए यहाँ 3/2 क्या होगा, घटना की प्रायिकता होगी नहीं ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3/2। 27 नंबर प्रश्न में कह रहा है प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है। तो अभी हमने देखा है प्रायिकता कहाँ से शुरू होती है, 0 से। प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होगा और अधिकतम मान कितना होगा, 1। तो हमसे यहाँ प्रायिकता का न्यूनतम मान पूछ रहा है, तो क्या, तो न्यूनतम क्या होगा, 0, ऑप्शन नंबर ए। देखो 28 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है एक पासे को फेंका गया, एक विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। तो यदि हम किसी पासे को फेंकते हैं तो कुल संभावित परिणाम क्या क्या होंगे, या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4, या 5, या 6। यानी कि किसी पासे को फेंका जाए तो कुल संभावित परिणाम NS कितने होंगे, 6। हमसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन में एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता यहाँ पूछ रहा है, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या देखेंगे क्या है विषम संख्या आने की प्रायिकता। 1 विषम है, 3 विषम है और 5 विषम है। तो घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 3। अब प्रायिकता PE बराबर क्या होता है, NE/NS। NE कितना है, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 3 है और कुल संभावित परिणाम 6। तो ये कितना होगा, 1/2। ऑप्शन नंबर सी में 1/2 आप लोग देख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। देखिए 29 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है। 29 नंबर प्रश्न में कह रहा है यदि एक मैच को जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो इसके हारने की प्रायिकता क्या होगी। जीतने की प्रायिकता दी हुई है, हारने की प्रायिकता हम लोग को निकालना है। किसी घटना के होने की प्रायिकता और किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता, दोनों का योग क्या होता है, 1। यहाँ जीतने का प्रायिकता दिया हुआ है, तो नहीं जीतने का प्रायिकता ही हारने का प्रायिकता हुआ। यानी कि PE दिया हुआ है कितना है, 0.7। अपने को PE नहीं निकालना है, तो PE नहीं बराबर क्या होता है, 1 माइनस PE। तो 1 में से 0.7 घटा लेंगे तो कितना आएगा, 0.3 आएगा ना। अब 0.3 को हम लोग 3/10 लिख सकते हैं। यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में हम लोग 3/10 को देख सकते हैं। देखो सब लोग, क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है अच्छी तरह फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छया निकाला गया, तो इसके काले रंग के बादशाह होने की क्या प्रायिकता है। ताश के पत्ते में कुल पत्ते कितने होते हैं, 52 पत्ते। हमारा कुल संभावित परिणाम कितना होगा, NS 52 होगा। घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी। घटना ई क्या है, तो काले रंग का बादशाह होना चाहिए। काले रंग के पत्ते कितने होते हैं, काले रंग के पत्ते 26 होते हैं। 26 काले 26 लाल, और 26 काले पत्ते में 13 होते हैं चीरी के और 13 होते हैं हुकुम के। दोनों में एक एक बादशाह होगा, तो काले पत्तों में कुल बादशाह की संख्या कितनी है, 2। काले में 2, टोटल 4 हैं, लेकिन काले में कितने बादशाह हैं, तो काले रंग के बादशाह कितने होंगे, 2 होंगे। यानी कि हमारा NE कितना होगा, 2 होगा। हमसे प्रायिकता पूछ रहा है, तो PE बराबर NE/NS। NE कितना है, 2 और NS है 52। काटेंगे तो 1/4
26 आएगा। ऑप्शन नंबर सी में 1/26 है। क्लियर है? ये देखिए 31 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। इतना आसान क्वेश्चन, अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया जाए तो समझिए आप लोग का लॉटरी लग गया है। अब यहाँ पूछ रहा है निम्न में से कौन अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? बिल्कुल, जिसमें केवल एक से और स्वयं से भाग लगे, बाकी किसी से भाग न लगे। तो यहाँ देखिए 33 है, 11 तिया 33 होता है, ये तो है नहीं। 13 तिया 39, 19 दूनी 38 है ना। तो ये तीनों में भाग लग रहा है, 31 में भाग किसी से नहीं लग रहा है, केवल 31 से और केवल एक से लगेगा, इसलिए 31 क्या है? अभाज्य संख्या। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन में दो संख्याओं का मौसा 27 दिया हुआ है एवं लौसा 162 दिया हुआ है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। हम जानते हैं कि एक संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुने HCF। LCM यानी कि लौसा, HCF यानी कि मौसा। एक संख्या हमको दी हुई है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा? LCM गुने HCF अब बट्टा पहली संख्या, यही होगा ना। LCM यानी कि लौसा कितना दिया है? 162। HCF कितना दिया है? मौसा 27। और पहली संख्या कितनी दी हुई है? 54। यहाँ 27 दूनी 54 कटेगा, 2 से इसको काटिए, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 81। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। पहली संख्या कितनी है? 81 है। क्वेश्चन नंबर 33 में है संख्याएं 12, 15 एवं 21 का मौसा क्या होगा? मौसा का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। तो तीनों में देखेंगे क्या कॉमन है, 12 में, 15 में और 21 में। 12 का, 15 का और 21 का, तीनों का आप लोग गुणनखंड निकाल लीजिए। तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3। 15 का भी निकालेंगे, 3 से लगेगा, 3 पचे 15। 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 5 और 21 को 3 से लगाएंगे तो 3 सत्ते 21। 21 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने 7। अब देखिए तीनों में क्या कॉमन है, तो तीनों में देखो 3 जो है वो टुकुर टुकुर देख रहा है, तीनों में कॉमन है कि नहीं? तो 3 क्या हो जाएगा? इसका मौसा हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, पूछ रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का क्या रूप होगा। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो q क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। तो q अगर धनात्मक पूर्णांक है तो q सम भी हो सकता है और q विषम भी हो सकता है। क्वेश्चन में यदि हम देखें तो सारे ऑप्शंस में 6 q लगे हुए हैं। 6 क्या है? एक सम संख्या। और q यदि विषम संख्या भी होगा तो सम को यदि हम विषम से गुना करें तो हमें सम संख्या प्राप्त होता है, और q यदि सम संख्या भी होगा तो सम को सम से गुना करते हैं तो सम ही प्राप्त होता है। यानी कि 6q तो सम में क्या होगा? सम होगा। 6q क्या होगा? सम संख्या। हमसे पूछ रहा है विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा, तो यहाँ सिर्फ 6q है, ये एक सम पूर्णांक है। सम में यदि हम सम जोड़े तो सम प्राप्त होगा। यहाँ सम में यदि हम विषम जोड़े, कोई सम संख्या ले लेते हैं, कोई विषम संख्या जोड़ के देखिए तो हमें क्या प्राप्त होता है? विषम संख्या। तो विषम संख्या का रूप क्या है? सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 ने पूछ रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या होती है एक प्राकृतिक संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक या एक वास्तविक संख्या। तो परिमेय संख्या को सबसे पहले हम लोग समझते हैं। ऐसी सभी संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या है? परिमेय संख्या कहलाती है। ऐसी सभी संख्या जिसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? p/q के रूप में, जहाँ p और q क्या है? पूर्णांक है और q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा HCF p और q का कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तब वो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं जैसे 1, 2, 3, 4 कुछ भी, इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 5 है तो 5 को 5/1 लिख सकते हैं ना, कुछ नहीं है तो नीचे में 1 है। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती है वो एक परिमेय संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या एक प्राकृतिक संख्या होगी ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि हम 1/2 ले तो ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन क्या यह एक प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। पूर्ण संख्या के केस में भी वही है। पूर्ण संख्या वह संख्या है जो कहाँ से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है। तो
पूर्ण संख्या, जितनी भी पूर्ण संख्या है वह एक परिमेय संख्या है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये पूर्ण संख्या नहीं है। एक पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है? जितने भी धनात्मक पूर्ण संख्या है और ऋणात्मक पूर्ण संख्या और जीरो, ये सभी को अगर हम मिला दें तो पूर्णांक बनता है कि नहीं? तो सभी पूर्णांक वापस से, सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये जो परिमेय संख्या 1/2 है, क्या यह पूर्णांक है? नहीं है, एक वास्तविक संख्या। जितने भी परिमेय संख्या होते हैं सब एक वास्तविक संख्या में आते हैं। वास्तविक संख्या के परिवार को यदि हम समझें तो ये एक बाउंड्री हम ले लेते हैं। ये वास्तविक संख्या, संख्याओं को हम दो भाग में बांटते हैं। कितने भाग में? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या के बारे में आप लोगों को पढ़ना नहीं है, हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ते हैं। वास्तविक संख्या को रियल नंबर इंग्लिश में कहते हैं, आर से दिखाते हैं। वास्तविक संख्या में एक संख्या होती है परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है 22/7 है, एक परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, पूर्णांक या इनमें से कोई नहीं। तो 22/7 आप लोग देख सकते हैं P/Q के रूप में लिखा हुआ है। तो 22/7 एक परिमेय संख्या है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है पाई क्या है, पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो पाई अपरिमेय संख्या है। इस दोनों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कारण ये कि पाई का मान 22/7 आप लोगों को पता है, तो पाई का मान क्या होता है? 22/7। तो पाई कैसे अपरिमेय हो गया और 22/7 कैसे परिमेय हो गया? तो 22/7 जो मान है पाई का, वो एग्जैक्ट मान नहीं है, एग्जैक्ट मान नहीं है, ऐसा मान लिया गया है जो 22/7 है, निकटतम मान है ये। तो 22/7 यदि एग्जाम में कभी पूछे तो परिमेय संख्या लगाएंगे, और यदि पाई पूछ दे तो अपरिमेय संख्या टिक लगाएंगे। ठीक है, क्लियर है? अगला प्रश्न है 37 नंबर, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना, जितना घात उतना शून्यक। किसी बहुपद का जितना घात है उतना शून्यक होगा। एक घात वाला का एक शून्यक, दो घात वाले का दो शून्यक, तीन घात वाले का तीन शून्यक। तो यहाँ दो घात वाला बहुपद है, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात क्या हो? एक पूर्ण संख्या हो। चर का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, तभी वह बहुपद होगा, नहीं तो नहीं होगा। यानी कि अगर चर मान रूट में है, चर मान बट्टे में है, तो वह बहुपद नहीं होगा। यहाँ देखिए x का घात कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ चर मान के हमारा क्या है? x है, तो x का घात एक पूर्ण संख्या है, तो यह हमारा बहुपद है। अगला में भी चर का घात देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, ये भी बहुपद है। यहाँ पर देखिए बट्टा में है, क्या बोले थे? बट्टा में नहीं रहना चाहिए, तो क्या ये बहुपद है? नहीं ना, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न में कह रहा है, यदि px बराबर qx इंटू gx है और px का घात 7 दिया हुआ है, px का घात कितना है? 7, एवं gx का घात 3 है, तो px बट्टा gx का घात क्या होगा? याद रखिएगा, गुना में घात यानी कि पावर जुड़ता है और भाग में घात घटता है। यहाँ पर चूंकि भाग हो रहा है, तो px का घात कितना है? 7 है, और gx का घात कितना है? gx का घात 3 है। तो यहाँ भाग में घात घट जाएगा, यानी कि 7 में से 3 घट जाएगा, तो कितना बचेगा? 4। तो यहाँ पर qx का घात यानी कि px बट्टा gx का घात 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? देखिए 40 नंबर प्रश्न में कह रहा है, यदि बहुपद px का एक शून्यक -2 है, तो निम्न में से कौन px का एक गुणनखंड होगा? तो याद करिए, शून्यक के लिए हम लोग क्या करते थे? जो भी गुणनखंड दिया रहता था बराबर में 0 करते थे, तो गुणनखंड निकल जाता था, x बराबर समथिंग मान आता था। वही x बराबर दिया हुआ है, कितना है? -2। अब -2 को यदि हम इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा? +2 बराबर 0। तो x + 2 यहाँ क्या हो जाएगा? x + 2 गुणनखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला प्रश्न है, कह रहा है यदि बहुपद x² - 4x + 1 के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालिए। शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है हमसे। हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c के शून्यक यदि अल्फ़ा और बीटा हो तो शून्यकों का योगफल अल्फ़ा + बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। यहाँ देखिए क्वेश्चन में अल्फ़ा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है। इसको यदि हम
कंपैरिजन करें तो a बराबर कितना होगा 1। इसके a क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। b क्या होता है x का गुणांक, x का गुणांक देखिए कितना है -4। और c अचर पद होता है, अचर पद यहाँ 1 दिया हुआ है कि नहीं। अब हमको अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। c कितना है 1 और a कितना है 1/1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है यदि बहुपद 6x³ माइनस 11x² माइनस 3x प्लस 2 के शून्यक अल्फ़ा बीटा गामा हो तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का मान होगा। यदि त्रिघात समीकरण का रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है तो और इसके 3 रूट हैं, यानी कि 3 शून्यक हैं अल्फ़ा बीटा और गामा, तो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर c/a। हमसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। समीकरण का हम कंपैरिजन करें तो देखिए a के जगह पे क्या है 6 है, b के जगह पे -11, c के जगह पे -3 और d के जगह पे 2। अपने को चाहिए c और a, तो c के जगह पे क्या है -3 है और a के जगह पे क्या है 6 है। तो -3 को यहाँ 6 से काटेंगे तो -1/2 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन में कहता है यदि बहुपद x² -3 इंटू x प्लस 1 -5 के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान क्या होगा। तो ये समीकरण जो है वो मूल रूप में नहीं है, पहले इसको हम लोग मूल रूप में ले आते हैं। समीकरण है x² -3 को x से गुना करेंगे 3x, -3 को 1 से करेंगे -3 -5 है कि नहीं। x² -3x -3 और -5 कितना होगा -8। अब ये ax² प्लस bx प्लस c के रूप में आ गया है कि नहीं। तो ax² प्लस bx प्लस c से इसकी हम तुलना करेंगे तो a के जगह पर कितना है 1, b के जगह पे -3 और c के जगह पे भी -8, ठीक है। अब हमको इसका मान चाहिए अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का। इसको यदि हम गुना करें तो अल्फ़ा को गुना करेंगे बीटा प्लस 1 से और फिर 1 को गुना करेंगे बीटा प्लस 1 से, ऐसे ही करते हैं। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा प्लस 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। अब देखो अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पता है हम लोग। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a प्लस 1। c/a के जगह पर यहाँ मान रखिए -8 1 प्लस -b/a तो -3/1 अब प्लस में 1 -8 माइनस प्लस 3 अब प्लस 1 प्लस 3 और प्लस 1 कितना हो जाएगा +4। -8 + 4 बराबर में -4। -4 इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन एक द्विघात बहुपद है जिनके शून्यक -2 और 6 है। तो शून्यक -2 और 6 है, मान लेते हैं अल्फ़ा क्या है -2 और बीटा क्या है 6 है। अल्फ़ा बीटा 2 शून्यक होते हैं द्विघात समीकरण के। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -2 + 6 कितना होगा 4। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा -2 × 6 बराबर कितना -12। अब हमको पता है यदि हमको द्विघात बहुपद पूछे और शून्यक दिया रहे तो इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ पर इसका मान बिठा देंगे। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पे क्या है 4, तो 4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा के जगह पे -12, तो x² -4x प्लस -12। कौन से ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन में कहता है यदि बहुपद x² प्लस px प्लस q के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो q का मान क्या होगा।
यानी कि एक अगर अल्फ़ा है तो दूसरा 1/, अल्फ़ा है। क्या है? एक अल्फ़ा है तो दूसरा 1/, अल्फ़ा है। इसका व्युत्क्रम है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हम लोग को पता है कितना होता है, c/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे 1/α बराबर कितना, c/a। c के जगह पे क्या है, q, और a के जगह पे क्या है, 1। अल्फ़ा से अल्फ़ा गया तो q का मान कितना होना चाहिए, 1 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन में कहता है रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y + 2 = 0 और 6x - 9y + 5 = 0 के कितने हल होंगे। तो यहाँ हम लोग क्या निकालेंगे, a1/a2। a1 की जगह पे क्या है, 2, a2 की जगह पे क्या है, 6। तो 2/6 कितना होगा, 1/3। फिर क्या निकालेंगे, b1/b2। b1 की जगह पे क्या है, -3 और b2 की जगह पे -9। माइनस से माइनस गया, 3 × 9 1/3। अब निकालेंगे c1/c2। c1 की जगह पे क्या है, 2 और c2 की जगह पे 5। तो यहाँ हम देख सकते हैं चूँकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के, इसलिए इस समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होंगे। यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर नहीं है c1/c2 के, तो समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होते हैं, कोई हल नहीं। ऑप्शन नंबर बी। देखिए 47 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, कहता है k के किस मान के लिए kx + 2y = 5 तथा 3x + y = 1 का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन, a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के लिए। a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के, तब क्या होगा, अद्वितीय हल होगा समीकरण युग्म का। अब a1 की जगह पर देखिए क्या है, a1 की जगह पे क्या है, 3, k है ना जी, a1 की जगह पर k है और a2 की जगह पे 3 है, बीच में बराबर नहीं का चिन्ह है, वही रहने देंगे। देखिए b1 की जगह पे क्या है, 2 और b2 की जगह पे क्या है, y का गुणांक वहाँ क्या है, 1। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो k बराबर नहीं, 2 × 3 अब बट्टा 1, तो k बराबर नहीं होगा 6 के। तो k का मान 6 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी समीकरण निकाय के अद्वितीय हल होंगे। ऑप्शन नंबर बी। 48 नंबर प्रश्न कहता है दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि समांतर रेखाएं हों तो हलों की संख्या कितनी होगी। यदि दो समीकरण युग्म के ग्राफ को यदि हम देखें तो 3 तरह के ग्राफ हमको मिलते हैं। एक प्रतिच्छेदी, जब प्रतिच्छेदी होगा तो केवल एक हल होगा, ये उस कंडीशन में a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, तो क्या हल होता है, अद्वितीय हल। यदि ग्राफ संपाती हो यानी कि एक ही रेखा पर दूसरी रेखा चली जाए तो ग्राफ क्या होगी, संपाती, तो अनेक हल होते हैं इसके। इसका कंडीशन होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इस केस में क्या होते हैं, अनेक हल। और यदि ग्राफ समांतर चला जाए, कैसे चला जाए, समांतर रेखा में अगर ग्राफ जाए तो समांतर रेखा में ग्राफ जाएगा तो a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के और बराबर नहीं होगा c1/c2 के। और इसके जो हल होंगे वो इसके कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे। तो यहाँ समीकरण के लेखाचित्र कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं होगी तो कोई हल नहीं होगा, शून्य, एक, अनगिनत, इनमें से कोई नहीं। तो कोई हल अगर नहीं होगा तो शून्य हल होगा। यहाँ कह रहा है y-4 बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो y-4 बराबर 0, तो y बराबर कितना, 4। तो y बराबर 4 का यदि हम ग्राफ खींचे तो कैसी रेखा होगी। मान लेते हैं ये 1, 2, 3 और ये 4 है, ये y अक्ष और ये x अक्ष। तो y बराबर 4 का यदि हम ग्राफ खींचे तो x अक्ष के समांतर होगी। कैसी रेखा होगी, x अक्ष के समांतर।
देख सकते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा सही। 50 नंबर क्वेश्चन में दो समीकरण युग्म दिए हुए हैं, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24, और हमसे पूछ रहा है इसमें से कौन इसका हल होगा। इस दोनों समीकरण का हल कौन सा होगा? हल वही होगा जो समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो हम यहाँ ट्रायल ऑप्शन मेथड का यूज करेंगे। ऑप्शंस में जो दिए हुए हैं उसको वैल्यू को पुट करके देखेंगे, और वैल्यू को पुट करने के बाद जो समीकरण को संतुष्ट करेगा वही हल होगा। आइए देखते हैं पहला ऑप्शन में क्या है। x = 2 और y = 4। तो x = 2 हम यहाँ रख के देखते हैं। तो 2x है तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4। y का मान इसमें क्या है 4, तो 4 तिया 12, 12 4 कितना होता है 16, 16 होना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना है 11। तो ये तो हल होगा नहीं, होगा। अब अगला देखिए बी में है -2 और -5। x का मान -2 रख के देखिए, तो 2 को -2 से गुना करेंगे तो कितना होगा -4, और y का मान -5 रख के देखिए, 3 को -5 से गुना करेंगे तो कितना होगा -15, -4 और -15 कितना होगा -19। यहाँ 11 है, क्या सेटिस्फाई कर रहा है? तो ये भी नहीं होगा। अब सी नंबर में देखेंगे, x = -3 और y = 1। x = -3 यहाँ रखिए, तो कितना होगा 2 को -3 से गुना करेंगे तो -6, और y = 1, तो यहाँ 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3, -6 और +3 कितना आया माइनस में 3 आया, 11 तो नहीं आ रहा है, तो ये भी हल नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, वही होगा। देखते हैं रख के वैसे, x का मान -2 रखेंगे तो कितना होगा -4, y का मान -5 रखेंगे तो कितना होगा हाँ -15। तो 5 है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन में 5 दिया है। ऑप्शन में क्या दिया है 5। x का मान -2 रखिए। x का मान यदि हम -2 रखेंगे तो यहाँ -4, और y का मान 5 रखेंगे तो 15। -4 और +15 कितना आएगा 11। लेकिन क्या एक ही समीकरण में रखने से पता चल जाता है? नहीं, कभी कभी ऐसा होगा जो एक समीकरण को संतुष्ट करेगा दूसरे को नहीं, इसलिए दोनों में रख के चेक करना है। इसमें भी रख के देखिए, x का मान -2 रखिए, कितना होगा -4, और y का मान 5 रखिए, तो कितना हुआ 5 का 20, 20 माइनस में और 4 भी माइनस में, तो माइनस में 24 आएगा। दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहा है ये, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है?